इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कर विवर्तन के आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थियरी ऑफ टैक्स शिफ्टिंग पर चर्चा करेंगे। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि जब कर विवर्तन होता है तो कर का बंटवारा करदाता और जिस पर वो कर को विवर्तित करता है उसके मध्य होता है। और जब कर विवर्तन होगा तो एक तरह से इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन करापात का निर्धारण भी होगा और इस दृष्टि से हम इसको करापात का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये कर विवर्तन का सिद्धांत करापात का सिद्धांत भी होगा। आज हम आधुनिक सिद्धांत की चर्चा करेंगे और आधुनिक सिद्धांत ये मान के चलता है कि कर का विवर्तन तभी संभव है जब कराधार जो है बेस ऑफ टैक्सेशन उसका हस्तांतरण हो, विनिमय क्रिया के माध्यम से कराधार एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित हो। और जब ऐसा होगा तो मूल्यों में वृद्धि के माध्यम से कर का विवर्तन विनिमय की अगली कड़ी में होगा। और इस दृष्टि से मूल्य को निर्धारण करने वाली जो शक्तियां हैं वो करापात या कर विवर्तन की इस क्रिया को निर्धारित करेंगी। और मूल्य को प्रभावित करने वाली जो दो शक्तियां हैं उन्हें हम मांग और पूर्ति के रूप में जानते हैं। सामान्य तौर पर कर विवर्तन वस्तुओं के संदर्भ में एक तरह से मुख्यतः लागू होता है। वो चाहे वस्तु के उत्पादन पर कर लगता हो, चाहे उसके बिक्री पर कर लगता हो, या किसी तरह के वस्तु के हस्तांतरण पर ये कर लगाया जाता हो। और जब ये कर लगाया जाएगा तो उत्पादक या विक्रेता, सामान्य तौर पर इन्हीं पर ये कर लगता है, ये वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कर एक तरह का कष्ट होता है, सैक्रिफाइस होती है। और इस कर को देने से या अपने ऊपर लगे हुए करों को दूसरे पर टालने का हर करदाता प्रयास करता है। और इस प्रक्रिया में उत्पादक या विक्रेता ये चाहेगा कि कर का भार वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके क्रेता पर टाल दिया जाए। और ऐसा करने के लिए वो अपनी पूर्ति को घटाकर मूल्य को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर क्योंकि कर भार है, क्रेता भी इस कर को नहीं देना चाहता, इसलिए जब उत्पादक या विक्रेता पूर्ति की कमी करके या पूर्ति में गिराकर मूल्य को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो क्रेता अपनी मांग को घटाकर मूल्य को गिराने का प्रयास करेगा ताकि उसके ऊपर कर न जाने पाए। तो इस प्रकार कर विवर्तन में ये दोनों शक्तियां क्रियाशील होंगी। विक्रेता या उत्पादक पूर्ति में कमी करेगा या करने का प्रयास करेगा। इस प्रयास में वो कितना सफल होगा ये निर्भर करेगा कि वो पूर्ति को घटाने में कितना सक्षम है। और यहाँ पर हम तब पूर्ति की लोचों या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे कि उसकी पूर्ति की लोच कैसी है।
अगर वो इलास्टिक या हाईली इलास्टिक होगी, जिसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ति की लोच अधिक लोचदार है, इसका मतलब ये है कि पूर्ति को वो घटाने में ज़्यादा शक्तिशाली है, वो घटा सकता है। और अगर वो नहीं घटा सकता तो हम कहेंगे पूर्ति की लोच इनइलास्टिक है, बेलोचदार है, अर्थात मूल्य की तुलना में वो पूर्ति को घटाने में कम सक्षम है। कई बार ऐसी भी स्थितियाँ होंगी कि पूर्ति बिल्कुल नहीं घटाई जा सकती, कई बार ऐसी भी स्थितियाँ होंगी कि पूर्ति जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पूर्ति की लोच की दशाएं किसी उत्पादक या विक्रेता के संदर्भ में होंगी, वो निर्धारित करेंगी कि वो पूर्ति को कितना घटाने में सक्षम है, और वो पूर्ति को जितना ही घटाने में सक्षम होगा उतना वो मूल्य बढ़ाने में सक्षम होगा। इसी प्रकार दूसरी ओर इस उत्पादक या विक्रेता की प्रतिक्रिया में उपभोक्ता चाहेगा कि उसके ऊपर मूल्य वृद्धि न हो, और वो अपनी मांग, जब ये मूल्य बढ़ाएंगे तो अपनी मांग को घटाएगा। लेकिन अब सवाल ये कि मांग को कितना घटा सकता है। अगर मांग ज़्यादा गिरा दे तो विक्रेता पूर्ति घटा के जो मूल्य बढ़ा रहा था, जब उस वस्तु की मांग ही नहीं होगी या मांग घट जाएगी तो उसकी इस मूल्य वृद्धि का परिणाम उसके लाभ पर प्रतिकूल पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो मूल्य कम बढ़ा पाएगा। तो केवल इस प्रकार से हम देखेंगे कि क्रेता अपनी मांग में परिवर्तन करके अपने ऊपर करापात आने से रोकेगा, और विक्रेता अपने ऊपर लगे हुए कर का क्रेताओं पर डालने का प्रयास करेगा। दोनों की जो शक्तियां हैं, विक्रेता उत्पादक की शक्ति है पूर्ति की लोच, और क्रेता उपभोक्ता की शक्ति है मांग की लोच। और हम देख रहे हैं कि जिसकी लोच ज़्यादा होगी उसके ऊपर कर का भार कम पड़ेगा। अगर क्रेता के मांग की लोच अधिक है, इसका मतलब मूल्य बढ़ने पर वो अपनी मांग को घटाने में सक्षम है, तो मूल्य बढ़ने नहीं पाएगा या कम बढ़ने पाएगा, क्रेता पर करापात कम होगा। दूसरी ओर अगर वो पूर्ति को ज़्यादा बढ़ाने में सक्षम, घटाने में सक्षम है, तो पूर्ति को घटा के वो मूल्य को बढ़ा देगा। और इसलिए अकेली एक शक्ति नहीं करापात को निर्धारित करेगी। करापात को निर्धारित करने के लिए दोनों शक्तियों की जो सापेक्षिक स्थिति होगी, हम देखेंगे कि पूर्ति की लोच और मांग की लोच में कौन अधिक है। जो अधिक होगा उसके ऊपर करापात कम पड़ेगा। अगर मांग की तुलना में पूर्ति की लोच अधिक है तो मूल्य में वृद्धि ज़्यादा होगी, कर का अधिकांश भाग क्रेता पर जाएगा। और अगर पूर्ति की लोच की तुलना में मांग की लोच अधिक है तो मूल्य बढ़ नहीं पाएगा या कम बढ़ेगा, और कर का अधिकांश भाग विक्रेता को सहन करना पड़ेगा, क्रेता पर यह भार कम आएगा। तो इस प्रकार से आधुनिक सिद्धांत ये मानता है कि जो कर विवर्तन है वो तभी संभव है जब करा आधार जो है, कर का जो आधार है, बेस है जिस पर टैक्स लगा हुआ है, जैसे हम कहते हैं वस्तु जिस पर उत्पादन कर लगा या बिक्री कर लगा है, निर्यात कर लगा, आयात कर लगा, जो भी कर इस तरह के लगे हों, वे कर जो हैं टालने के प्रयास किए जाएंगे, और ऐसा उन वस्तु के मूल्यों में वृद्धि के माध्यम से किए जाएंगे। तो तभी ये संभव होगा जब कर आधार का हस्तांतरण हो, और ये विवर्तन मूल्यों के माध्यम से होगा, और मूल्यों की वृद्धि मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों से निर्धारित होंगी। और इस प्रकार से करापात का निर्धारण मांग और पूर्ति उस वस्तु की जिस पर कर लगा हुआ है उनके द्वारा ये होगा। और इस स्थिति को हम एक चित्र के माध्यम से अब आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं आप। सामान्यतः मांग और पूर्ति के वक्र हैं, इस नाते एक्स अक्ष पर जो है मांग और पूर्ति की मात्रा है, और वाई अक्ष पर जो है वो मूल्य है। तो इस प्रकार से ये डिमांड और सप्लाई यहाँ पर है, मांग पूर्ति, और वस्तु की मात्रा क्वांटिटी आप कह सकते हैं।
मांग की मात्रा और पूर्ति की मात्रा, और इस पर प्राइस है वाई अक्ष पर। प्रारंभिक जो मांग और पूर्ति के वक्र हैं, ये डी डी हमारा मांग वक्र है, एस एस हमारा पूर्ति वक्र है, और दोनों वक्र को संतुलन से इस पी बिंदु पर मूल्य निर्धारित है। वो मूल्य हम यहाँ देख सकते हैं पी ए, या यहाँ से देख सकते हैं ओ डी, दोनों एक ही हैं। क्योंकि हमको व्याख्या यही करनी है, इस नाते हम कह रहे हैं मूल्य जो है वो पी ए है। अब कहा जा रहा है कि अगर कर लगे तो होता क्या है। अब ये चीज़ जो इसके पहले नहीं आप जान पाए हैं वो अब जानिए। जब कर लगेगा वस्तु के मान लीजिए उत्पादन पर, और ये कर सामान्यतः प्रति यूनिट है, स्पेसिफिक टैक्स है, ये प्रति इकाई कर लगा हुआ है, अर्थात हर इकाई पर कर लगा हुआ है समान रूप में। तो जब किसी वस्तु एक कर लगने की पूर्व की स्थिति है और एक कर लगने के बाद की स्थिति है, अभी कर नहीं लगा हुआ, उस स्थिति में हमारा सप्लाई कर्व है एस एस, और मूल्य निर्धारित है पी ए मांग और पूर्ति के संतुलन से। अब जब कर लगेगा प्रति इकाई, तो जितना कर लगा है उत्पादक की प्रति इकाई लागत उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना वो कर देगा वो उतनी लागत में उसको जोड़ेगा। और इस प्रकार प्रति इकाई लागत बढ़ने का मतलब हुआ कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर सप्लाई कर्व उतना और बढ़ जाएगा। और वैसी स्थिति में अगर आप इस चित्र में देखें और हम ये कहें कि कर की इकाई जो है, एक इकाई पर कर लगा हुआ है एम एन, अगर हम ये माने कि उत्पादन पर इतना कर लगा हुआ एक इकाई पर एम एन, तो पूर्ति वक्र हमारा उतना ऊपर वर्टिकल रूप में, लंबवत रूप में उतना ऊपर चला जाएगा, और वो दिखाएगा कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर हर इकाई पर लागत उतनी बढ़ गई है। और इस प्रकार से अब पूर्ति वक्र जो है वो एस एस की जगह पर एस वन हो जाएगा। आप ध्यान दें, पहले क्योंकि हम इस वक्र पर कर रहे हैं, यहाँ से भी तुलना कर सकते हैं इसको बढ़ा के, और ये दूरियाँ सर्वत्र बराबर हैं, क्योंकि वो वक्र शिफ्ट किया है समानांतर रूप में, इस नाते लंबवत दूरियाँ सर्वत्र बराबर हैं। तो हम चाहे, क्योंकि चित्र में ये बना हुआ इस नाते यहाँ से देख रहे हैं, अन्यथा अगर आप यहाँ से देखते तो ये दूरी ऐसे 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 करके यहाँ कोई लिखते, और ये दूरी दोनों बराबर हैं। तो मेरे कहने का मतलब है प्रति इकाई कर लगा हुआ है एम एन, तो ये है पर यूनिट टैक्स जो है एम एन है। और जब ये कर लगेगा तो सप्लाई कर्व ठीक उतना ही ऊपर चला जाएगा, और जब ये जाएगा तो ये एस वन हो जाएगा। और अब कर लगने के बाद जो मांग और पूर्ति की स्थितियां हैं, उससे संतुलन जो है वो एन बिंदु पर निर्धारित होगा। और अब जो है कर के बाद जो है आफ्टर टैक्स या पोस्ट टैक्स जो प्राइस है, अब ये प्राइस जो है ये प्री टैक्स है। देखिए प्री टैक्स प्राइस जो है ये है यहाँ से पी से लेके ए तक ये। और अब जब नया संतुलन ये पूर्ति वक्र शिफ्ट हो जाएगा कर लगने के बाद लागत बढ़ने के नाते, तो एन बिंदु पर मांग पूर्ति का संतुलन होगा, और अब प्राइस होगी एन बी ये। और अब आप देखें मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है, तो ये वृद्धि देखिए, पहला मूल्य है पी ए, अब अगला मूल्य है एन बी, और ये अगर ये दूरी यहाँ बराबर कर दें तो इसका मतलब पी ए बराबर के बी है, ये पूर्व मूल्य है। और अब मूल्य हो गया है बी एन, तो मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो है एन के। तो आप कहेंगे प्राइस इनकी डेल्टा पी बराबर कितना हो गया, एन के। ये अब एक व्याख्या फिर से पढ़ लीजिए कि जब कर लगेगा तो कर लगने के बाद उत्पादक की लागत बढ़ जाएगी। इसको दूसरी तरह से भी हम कह सकते हैं कि जब कर लगेगा तो क्योंकि उत्पादक इस बढ़ी हुई कर की राशि को टालना चाहेगा अगले चरण में उपभोक्ताओं पर, इसलिए वो पूर्ति को घटाएगा। और यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि बदली हुई स्थिति में पूर्ति वक्र की जो नई स्थिति है एन बिंदु पर जो संतुलन है, उसमें उसने अपनी पूर्ति को ओ ए जो पहले थी उससे घटा के ओ
बी कर दिया, इसका मतलब देखिए पूर्ति को घटाया उसने, और पूर्ति को घटाने से ही ये मूल्य बढ़ा, अन्यथा न बढ़ता। तो ऐसी स्थिति में क्रेता जो उपभोक्ता या उत्पादक या विक्रेता है जिसके ऊपर कर लगा है, वो कर की राशि टालने के लिए मूल्य बढ़ाएगा, और मूल्य बढ़ाने के लिए अपनी पूर्ति को घटाएगा, और जब पूर्ति घटाएगा तो मूल्य बढ़ेगा। और उसको हम इस पूर्ति वक्रों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि कर लगने के कारण पूर्ति वक्र जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो प्रदर्शित करेगा कि पहले की तुलना में जो लागत है प्रति इकाई बढ़ गई है। एक चीज़ आप जानते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान फिर दिला दें, जब मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रति इकाई लागत बढ़ी है, तो ये आप जानें कि ये जो सप्लाई कर्व होता है ये औसत लागत का वक्र होता है, प्रति इकाई लागत को ये दिखाता है वक्र। और अगर ये औसत लागत का वक्र है तो जितना कर लगेगा इसी औसत लागत में प्रति इकाई मूल्य बढ़ेगा, और इस नाते जितना कर लगा है ये लागत वक्र उतना ऊपर उठ गया है, और प्रति इकाई जो ये वर्टिकल दूरी है ये कर की राशि को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कर लगने के बाद लागत बढ़ेगी, लागत बढ़ने के बाद जो नया संतुलन बिंदु होगा उस संतुलन बिंदु पर मूल्य बढ़ जाएगा, पूर्ति घट जाएगी, और जो मूल्य बढ़ेगा वो होगा के एन या एन के। अब आप देखिए मूल्य बढ़ा पहले की तुलना में, जब कर लगा तो मूल्य बढ़ा, और जब मूल्य बढ़ा तो मूल्य देगा कौन? क्रेता, उपभोक्ता। तो जितना मूल्य बढ़ा कर के उतनी राशि में से जितना मूल्य में वृद्धि हुई है वो कर की राशि क्रेताओं पर जाएगी, अर्थात इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन जो क्रेताओं पर है वो के एन के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे इंसिडेंस ऑन बायर्स, ये जो खरीदार हैं वो है, उन पर कर की राशि कितनी गई? एन के, कितनी? जितनी मूल्य में वृद्धि हुई है, यही। तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यही बराबर है एन के, और यही बराबर है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन ऑन बायर्स। तो वैसी स्थिति में क्रेताओं पर या उपभोक्ताओं पर जो कर की राशि गई है वो एन के बराबर है। और मूल्य में कितनी वृद्धि हुई थी ये लिखा हुआ है, पोस्ट टैक्स प्राइस जो है एन बी है, इसका मतलब मूल्य कर पोस्ट टैक्स प्राइस एन बी है और पोस्ट प्री टैक्स प्राइस पी ए है। और देखिए कर की राशि कितनी ये लिखी हुई है एम एन, पूरा कर की राशि जो एक इकाई पर लगी है वो एम एन के बराबर है, और उसमें से एन के बराबर राशि क्रेता के ऊपर चली गई। शेष कितना बचा ये देखिए, कर की राशि थी एन से लेके एम तक, उसमें से एन से लेके के तक बढ़ गई कीमत, ये चला गया क्रेता पर भार, और ये जो बच गया के एम ये हो गया इंसिडेंस ऑन, ये सेलर्स हो गया या प्रोड्यूसर्स जो भी हो या टैक्स पेयर। तो ये राशि है के एम। तो ये बंटवारा हो गया, पूरे कर की राशि में से एन के राशि क्रेता देगा और के एम राशि, एन के राशि क्रेता के ऊपर जाएगी और के एम राशि विक्रेता के ऊपर जाएगी। इस सप्लाई कर्व पर जो मूल्य वो जितने मूल्य पर पूर्ति करने के लिए तत्पर है वो है बी एम, और इतना ज़्यादा उसकी लागत और बढ़ जा रही है, यहाँ उसको देना पड़ रहा है। तो ये जो कर की राशि में से है के एम राशि वो जो सेलर्स हैं उनके द्वारा दी जाएगी। तो कर का बंटवारा इस प्रकार से होगा। तो इस चित्र में हमने ये दिखाने का प्रयास किया है कि कर लगने के बाद पूर्ति वक्र SS1 होगा, संतुलन बिंदु P से लेके N पर जाएगा। पहले मूल्य था PA, अब मूल्य हो जाएगा NB। मूल्य में कर की कुल राशि प्रति इकाई है NM, मूल्य में वृद्धि हुई है NK, और इस नाते N के राशि क्रेता को पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इतना भार उसके ऊपर जाएगा, और कर की इस राशि में से इतना जो बच गया है ये भार
करदाता का मतलब जिसके ऊपर कर लगाया गया है वो उत्पादक हो या विक्रेता हो, उससे सहन करना पड़ेगा। इस नाते इस पूरी कर की राशि, प्रति इकाई जो कर की राशि है उसमें बंटवारा होगा, कुछ क्रेता के ऊपर जाएगा, कुछ विक्रेता के ऊपर जाएगा। ये कितना क्रेता के ऊपर जाएगा, कितना विक्रेता के ऊपर जाएगा, किसके ऊपर ज़्यादा जाएगा, किसके ऊपर कम जाएगा, ये निर्भर करेगा कि मांग और पूर्ति की लोच की स्थितियाँ कैसी हैं, उनकी इलास्टिसिटीज कैसी हैं। और पहले ही हम बता चुके हैं कि इलास्टिसिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसके ऊपर कर का भार कम पड़ेगा, और जिसकी ज़्यादा मतलब सापेक्षिक, मांग की तुलना में पूर्ति की लोच ज़्यादा है तो ज़्यादा कर का भार क्रेता पर जाएगा, और अगर वो कम है पूर्ति की लोच मांग से तो अधिकांश भाग या ज़्यादा भाग विक्रेता पर आएगा। यही मांग की स्थिति को पलट के कह सकते हैं कि मांग की लोच ज़्यादा होगी तो क्रेता पर कर भार कम आएगा, मांग की लोच कम होगी तो क्रेता पर इंसिडेंस या करापात अधिक होगा। और इस प्रकार से जो कर का विवर्तन होगा उसमें जो करापात का बंटवारा होगा क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य में, वो मांग की लोचों पर या उनके सापेक्षिक रिलेटिव इलास्टिसिटी पर निर्भर होगा। इस तथ्य को हम चित्र से मांग और पूर्ति की लोचों को निकाल के समझ भी सकते हैं, और मैंने दिखाने का आपको प्रयास किया है। ज़रा आप देख लीजिए कि मांग और पूर्ति की लोच इस चित्र में क्या है। मांग की लोच पर देखिए, ये देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ES बराबर कितना होगा। हम जानते हैं, अलग से इतना नहीं लिख रहे हैं, पूर्ति की लोच बराबर होती है पूर्ति में परिवर्तन बटा प्रारंभिक पूर्ति बटा भागें मूल्य में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मूल्य। यहाँ देख लीजिए पूर्ति में परिवर्तन कितना होता है। पहले P बिंदु पर पूर्ति है OA और अगले स्थिति में घट के हो गई OB, तो पूर्ति में जो परिवर्तन हुआ है वो BA है, और जो पहली वाली पूर्ति है OA है। ये देखिए लिखा BA ये परिवर्तन है पूर्ति में, और पहली वाली पूर्ति है OA, और इसका बटा कितना होगा, मूल्य में परिवर्तन बटा प्रारंभिक मूल्य। पहले ये मूल्य सप्लाई जो सप्लाई कर्व जो मूल्य दिखा रहा है उस मूल्य की चर्चा हम कर रहे हैं। ये दिखा रहा है इस SS वक्र पर जो पूर्ति कीमत है वो है PA, और इसी वक्र पर बदली हुई परिस्थिति में जो पूर्ति की कीमत है वो है MB। जो कीमत, जिस कीमत पर विक्रेता उत्पादन करने के लिए तत्पर है उसको पूर्ति वक्र दिखाता है। पहले वो PA है, अब की बार BM है, और इसका मतलब दोनों में इतना अंतर है, यहाँ से आके यहाँ आ गया, तो ये K और M का अंतर है। तो मूल्य में परिवर्तन हुआ पूर्ति के या उपभोक्ता उत्पादक की दृष्टि से KM, और पहली वाली मूल्य में परिवर्तन है KM, और पहला वाला मूल्य यहाँ से यहाँ तक है PA, तो हम लिखेंगे KM बटा PA। ये लिख दिया KM बटा PA। ये अब मांग की लोच जब देखेंगे तो इस बिंदु से इस बिंदु पर जब जाएंगे तो मांग में भी कमी है BA, और पहली वाली मांग है OA, तो ये भी वही हुई BA बटा OA। और भागें मांग की दृष्टि से पहले मूल्य था इस मांग वक्र पर यहाँ D या PA, और अब है NB, और इस नाते मूल्य में वृद्धि हुई है N के क्रेता की दृष्टि से, और पहला वाला मूल्य है PA, तो ये होगा N के बटा PA, N के बटा PA। अब अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से भाग दे दें, आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इस नाते अंतर आएगा, परिणाम एक ही। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को जब लिखेंगे तो इतना गुणे करके इसको पलट देते हैं, PA बटा KM, तो लिख दिया BA अपान OA गुणे PA ऊपर कर दिया और KM नीचे, क्योंकि ये भाग है इसको गुणे किया। इसी तरह से BA अपान OA यहाँ कर दिया BA अपान OA, और इसको उलट दिया PA अपान NK, PA अपान NK। और अब मांग की लोच, पूर्ति की लोच में मांग की लोच से भाग देना है, तो जब ये ऊपर का हिस्सा लिखेंगे
और ये नीचे के हिस्से के भाग को जब गुणे करेंगे तो ये राशियाँ दोनों उलट जाएंगी, तो ओ ए बटा बी ए हो जाएगा, ओ ए बटा बी ए, ये हो जाएगा एन के बटा पी ए, एन के बटा पी ए। और जब आप देखेंगे तो देखिए ये बी ए से ये बी ए कटेगा, ये ओ ए से ये ओ ए कटेगा, ये पी ए से ये पी ए कटेगा, केवल बचेगा एन के अपान के एम, एन के अपान के एम बचेगा। ये क्या है? ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अनुपात है, रेशियो है। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये यहाँ से ले लिया और ये बराबर ये है। और जब एन के है वो यहाँ से देखिए, एन के वो राशि है जो क्रेता देता है और के एम वो राशि है जो विक्रेता देता है। तो इस प्रकार से इंसिडेंस ऑन बायर होगा ये एन के और इंसिडेंस ऑन सेलर होगा के एम, और ये अनुपात इस अनुपात के बराबर होगा। कहने का अर्थ हुआ कि जिस अनुपात में पूर्ति की लोच और मांग की लोच का जो अनुपात होगा वही अनुपात कुल कर में क्रेता और विक्रेता के बीच में जो बंटवारा होगा वो होगा। जैसे हम ये कहें कि अगर पूर्ति की लोच होती 2 और मांग की लोच होती 1, तो हम कहेंगे कि क्रेता के ऊपर दुगना भार पड़ेगा और विक्रेता के ऊपर उसका आधा भार पड़ेगा। तो ये मांग की लोचों पर जो अनुपात सप्लाई और डिमांड की लोचों का होगा वो इंसिडेंस ऑन बायर और सेलर का होगा। ध्यान रखिएगा, जब ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा तो सप्लाई का संबंध होता सेलर्स से, वो नीचे होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का शब्द जो है बायर से होता है, ये ऊपर होगा। दोनों में उल्टा होता है। अगर आप यहाँ ईडी लिखेंगे तो ये नीचे चला आएगा, यदि आप यहाँ ईएस लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। वही मैं कह रहा था कि ईएस अपान ईडी या ईडी अपान ईएस आप दोनों कर सकते हैं और दोनों से इसे निकाला जा सकता है। तो इस तरह से जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि जो कर विवर्तन होगा वो जिस वस्तु पर कर लगा है उस वस्तु के मांग और पूर्ति की लोचों के आधार पर होगा, और सप्लाई और डिमांड मांग और पूर्ति की लोचों की जो सापेक्षिक स्थिति होगी उनका जो अनुपात होगा, जिस अनुपात में होंगे उसी अनुपात में कर का बंटवारा होगा। जिसकी लोच ज़्यादा होगी, जैसे सेलर्स पूर्ति की लोच ज़्यादा है तो क्रेता पर भार ज़्यादा जाएगा, विक्रेता जिसकी पूर्ति ज़्यादा हो लोच ज़्यादा होगी उस पर भार कम पड़ेगा, क्रेता पर कम, विक्रेता पर कम अगर पूर्ति की लोच ज़्यादा है और क्रेता पर ज़्यादा। और अगर मांग की लोच पूर्ति से ज़्यादा है तो क्रेता पर कम, विक्रेता पर ज़्यादा। तो ये सापेक्षिक जो लोचें हैं ये मांग के करापात का निर्धारण करेंगे। इसीलिए मैंने कहा क्योंकि करापात को निर्धारित करती हैं, इस नाते ये इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का भी प्रिंसिपल है, और क्योंकि ये करापात कर विवर्तन के माध्यम से हो रहा है इस नाते हम इसको कर विवर्तन का भी सिद्धांत कह रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये जो हमारा आधुनिक सिद्धांत है वो ये प्रदर्शित करता है कि करापात का निर्धारण या कर विवर्तन जो है वो मांग और पूर्ति की सापेक्षिक लोचों के माध्यम से होता है। और इस प्रकार से जो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं मोटा सा वो ये है कि यदि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों बराबर हो जाएं तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कर की राशि है उसका दोनों के मध्य जो बंटवारा होगा वो आधा आधा होगा, अगर दोनों की लोचें बराबर हैं तो। क्योंकि हमने कहा कि दोनों की लोच अगर बराबर है तो अनुपात 1 होगा, और ऐसी स्थिति में दोनों के बीच आधे आधे का बंटवारा होगा। और अगर अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसी स्थिति में जो विक्रेता पर करापात जो है कम होगा, विक्रेता पर कम करापात, कम का मतलब अपेक्षाकृत कम, क्रेता पर ज़्यादा और विक्रेता पर कम, इस रूप में। और जब इसका उल्टा होगा ES इज लेस देन ED,
इसका मतलब है कि मांग की लोच ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ है क्रेता जो है, उपभोक्ता जो ज़्यादा शक्तिशाली है। जब वो मूल्य बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो अपनी मांग को इतना घटा देगा कि मूल्य वृद्धि हो नहीं पाएगी या बहुत कम हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में अभी तो हमने वो लिखा नहीं कि कितनी कितनी मांग की लोच, हम केवल इतना लिख रहे हैं कि पूर्ति की तुलना में मांग की लोच अधिक है। और तब हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब की बार क्रेता पर करापात कम होगा और विक्रेता पर, इसका अर्थ है विक्रेता पर ज़्यादा होगा, ये अर्थ निकल रहा है। तो सापेक्षिक शक्तियों पर ये निर्भर करेगा और एक तरह से जो मोटे अनुमान हैं वो इस रूप में निकाले जा सकते हैं। अब हम आपको दो चित्र बना के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि देखिए मांग की लोच जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा पूर्ति की तुलना में, और पूर्ति की लोच जब ज़्यादा होगी तब क्या होगा। और इस स्थिति में आप ये भी देख पाएंगे कि इन वक्रों को आप कैसे अधिक लोचदार या कम लोचदार बना सकते हैं। वक्रों को करापात और कराघात के जब चित्र बनाएंगे तो हम सरल रेखा में ही बनाएंगे तो ज़्यादा सटीक और सही चित्र बनता है। हाथ से अगर उनको हम पैराबोलिक फॉर्म में बनाएंगे तो चित्र में थोड़ा सुंदरता घट जाएगी, और जो चीज़ हमको बतानी है वो हम चाहे सरल रेखा में वक्रों को खींच के बताएं और चाहे दूसरी तरह से, लेकिन सरल रेखा में बनाने में ज़्यादा आसान होगा। ज़रा देखिए, जैसे मैं ये करूं, ये देखिए ये चित्र ये है, इनके क्योंकि हाथ से चित्र बनेंगे तो इनके सुंदरता पे आप मत जाइएगा। जैसे ये है, मान लीजिए देखिए, अगर आपको मांग वक्र बनाना है ज़्यादा लोचदार तो इसका मतलब ये हुआ कि वक्र जो है काफ़ी फ्लैट होगा, ऐसे। मतलब ये चित्र अगर आप बनाएं तो देखिए मांग की वक्र लोचकता ऐसे देखी जाती है, इस वक्र पर दूरी कम, इस पर ज़्यादा, ये लोचदार वक्र, अधिक लोचदार वक्र है। हमको पूर्ति के वक्र को इससे कम लोचदार बनाना है, तो ज़रा इसको खड़ा कर दीजिए यूँ, ये देखिए ये पूर्ति का वक्र है कम लोचदार और ये मांग का वक्र है अधिक लोचदार। इसकी तुलना में कर लगेगा तो पूर्ति वक्र ऊपर शिफ्ट होगा, और ऐसी स्थिति में जो दशाएं होंगी वो ये होंगी, ये देखिए पुराने चित्र पर आपकी नज़र रहे, ये देखिए ये यहाँ पर जैसे मैंने के लिखा था, यहाँ पर मैंने यम शायद लिखा था, यहाँ पर एन लिखा था। तो ये प्रारंभिक बिंदु थी, ये पी, ये सप्लाई कर्व पहले का, ये कर लगने के बाद वाला है, और ये पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे और इस प्रकार से मूल्य में वृद्धि कितनी, देखिए ये है के एन, इतना मूल्य बढ़ा है इस सप्लाई कर्व और इस सप्लाई कर्व के बीच में। इसमें से देखिए क्रेता का अंश देखिए, बायर्स का ये अंश है के एन, देखिए छोटा है, और ये अंश विक्रेता का एन के है, ये सेलर का कितना है एन एम। मैं कह रहा था कि किसकी मांग लोच ज़्यादा है, मांग की लोच ज़्यादा है, अधिक लोचदार है, और पूर्ति की लोच कम लोचदार है। और साफ साफ हमको दिख रहा है कि जिसकी मांग की लोच क्रेता से संबंधित है, इस नाते पर उसकी लोच ज़्यादा होगी तो क्रेता पर कर का भार कम पड़ेगा, और ये चित्र में देखिए कम दिख रहा है और इसका ज़्यादा दिख रहा है। और अगर देखिए अब बनाइए, पूर्ति की लोच को लोचदार बनाइए और मांग की लोच को अपेक्षाकृत कम लोचदार बनाइए। मांग की लोच ऐसे कम लोचदार होगी, खड़ी कर दीजिए, जैसे ऐसे था अधिक लोचदार, ऐसे कर दीजिए तो कम लोचदार हो जाएगी ये खड़ी। ये डिमांड कर्व है जो कम लोचदार है, किसकी तुलना में, मांग की, पूर्ति की। और पूर्ति के वक्र को हम ऐसे खड़ा करेंगे तो कम लोचदार, ऐसे 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 लेते जाएंगे तो अधिक लोचदार। तो ये देखिए ये अधिक लोचदार वक्र है। और अगर इतना स्टीप न करें, थोड़ा कम कर देते हैं, ये ऐसे, ये अधिक लोचदार वक्र है, और कर लगने के बाद ये ऐसे बनेगा, ऊपर जाएगा,
लागत बढ़ेगी। यस है, S1 है, ये D1 है। अब देखिए ज़रा, अब की देखिए, ये जो है P है, ये जो है N है, ये जो है सॉरी K है, ये जो है M है, ये है N है। अब की बार जो वक्र हम लोगों ने बनाया है, इसमें पूर्ति का वक्र अधिक लोचदार है। इस नाते क्रेता पर देखिए, सेलर पर जो भार है आपकी वो है NM, और जो बायर पर है, जो खरीदार पर, वो है NK। और यहाँ आप देख रहे हैं कि NM जो है वो कम है, वो KM ज़्यादा है। अब की बार क्रेता पर भार अधिक पड़ा है और विक्रेता पर कम पड़ा है, क्योंकि विक्रेता की लोच, पूर्ति की लोच अधिक है और मांग की लोच उसके तुलना में कम है। तो इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से ये प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने पहले समझा दिया, और समझाने के बाद अगर आपके पास समय हो और चित्र द्वारा दिखाने की स्थिति हो तो चित्र से दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपको आना चाहिए कि अगर इन वक्रों को कम या अधिक लोचदार बनाना है तो जितना लोचदार आप चाहिए उस अंतर को थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। कम लोचकता को ज़्यादा खड़ा वक्र कर दीजिए और अधिक लोचकता को वक्र को थोड़ा सा अधिक फ्लैट कर दीजिए। तो यहाँ हमने पूर्ति वक्र को फ्लैट किया और मांग वक्र को स्टीप किया, और यहाँ हमने पूर्ति वक्र को खड़ा किया और मांग वक्र को जो है फ्लैट किया। तो ये अधिक लोचदार है, ये कम लोचदार है। यहाँ पर ये कम लोचदार है, ये अधिक लोचदार है। और इस स्थिति में हम ये दिखाने में सक्षम हैं या सफल हुए हैं कि ऐसी स्थिति में जब पूर्ति की लोच अधिक होगी तो क्रेता पर कर का भार अधिक पड़ेगा और विक्रेता पर कम पड़ेगा, और जब मांग की लोच अधिक होगी तो विक्रेता के ऊपर कर का भार कम पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, और क्रेता के ऊपर ये कर भार कम आएगा। इस चित्र में तो क्योंकि इसको बहुत खड़ा हमने कर दिया था, इस नाते ये ज़्यादा भार आया। यहाँ पर ये लोचकता जो है उतनी अधिक हमने नहीं बनाई। अगर इस वक्र को और आप फ्लैट करते नीचे से तो ये दूरी बहुत छोटी सी आती, ये दूरी बहुत बड़ी हो जाती। तो इस तरह से हम लोग ये दिखा रहे हैं कि जो कर विवर्तन होगा वो कर विवर्तन मांग और पूर्ति की लोचों के द्वारा निर्धारित होगा, और ये मांग और पूर्ति की जो सापेक्षिक लोचें हैं वो करापात को निर्धारित करेंगी कि भार ये क्रेता पर ज़्यादा जाएगा या विक्रेता पर जाएगा। और अभी हम एक अलग से चैप्टर फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम कर विवर्तन को निर्धारित करने वाले, प्रभावित करने वाले तत्वों की चर्चा करेंगे। अभी बाज़ार की कई स्थितियों के बारे में, उत्पादन के नियमों के क्रियाशीलन के संदर्भ में हम इस प्रभावों को देखेंगे। करापात के निर्धारण पर ये किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं। और इस रूप में आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। समय भी समाप्त हो रहा है, और अगले चरण में हम